कभी कभी पुलिस के सामने कुछ ऐसे पेचीदा केस आ जाते हैं जिनको सुलझाने में पुलिस को पसीने छूट जाते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना में भी कुछ ऐसे ही होता है। एक ऑफिसर था जो पूरी ईमानदारी से अपना काम करना चाहता था, लेकिन कुछ लोग थे कि इस ऑफिसर को काम करने से मना कर रहे थे और इसके बदले में उसको मुंह मांगी रकम देने को तैयार थे। दरअसल कहानी थी, एक अरबपति बहू का कत्ल हो जाता है। कत्ल किसने किया है, बस इसी जांच को दूसरी दिशा में बदलना था, लेकिन उस ऑफिसर ने भी अपनी ईमानदारी का सबूत दिया और आज वो सभी के सभी आरोपी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। वाकई आज की कहानी सुनने के बाद आपको लगेगा कि कोई इंसान किस हद तक गिर सकता है। क्या वो अपनी चाहत को पाने के लिए किसी का भी कत्ल कर सकता है? वाकई इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली आज की कहानी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर शहर की। दरअसल बात कर रहा हूं 27 जुलाई 2014 की रात लगभग 11:30 बजे के आसपास। पति और पत्नी खाना खाकर एक रेस्टोरेंट से बाहर निकले थे और जैसे ही रेस्टोरेंट से निकल रहे थे तो पत्नी ने कहा कि मुझे लॉन्ग ड्राइव पर जाना है, तुम्हारे साथ लंबे सफर पर निकलना है। ये रविवार का दिन था और पूरा शहर कह सकते हैं कि कुछ सोए हुए थे, कुछ जाग रहे थे, कुछ चल रहे थे, कुछ ऐसे ही था। लेकिन जब इनकी होंडा कार ये CS आजाद विश्वविद्यालय और राबतपुर के बीच में थी, तभी कई बाइकों पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और अचानक ही उस कार को रोक लेते हैं। जैसी कार रुकती है, कार रुकने के बाद खिड़की खुलवाई जाती है उस ड्राइवर सीट की तरफ। जो पति होता है उसको पकड़कर खींचकर बाहर निकालते हैं और बहुत बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं। बार बार वो एक ही बात कह रहा था कि आखिरकार तुम मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी गलती क्या है, लेकिन वो कुछ बताते नहीं है और बिना बताए ही उसकी गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और वो जोर जोर से चीख रहा है। वो कह रहा है कि तुम्हें कार लेके जानी है तो ले जाओ, मेरी पत्नी को कहां लेके जा रहे हो। बस इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, कार उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। उसकी बीवी उस कार के अंदर थी। वो नहीं जानता था वो कौन लोग थे, कहां से आए, क्या बात थी। फिर वो रोड पर खड़ा होकर जोर जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मदद की गुहार लगा रहा था। इससे पहले कि रात में कई बार होता क्या है कि वाहन देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, इसके साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा था। लेकिन एक भला मानुस इस रास्ते से गुजर रहा था, वो भी बाइक पर था। उसने पूछा कि भाई साहब क्या हुआ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। तभी वो कहता है कि मेरी कार को कुछ बदमाश लेकर यहां से भाग गए हैं, जिसमें मेरी बीवी बैठी हुई है, मेरी मदद कर दो। तभी वो लड़का उसको नजदीकी पुलिस स्टेशन लेके जाता है। वहां जाकर वो अपनी पूरी कहानी, पूरा दर्द बयां करता है। पुलिस वाले जब उसकी बात सुनते हैं तो पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल वो लड़का कोई साधारण लड़का नहीं था, बल्कि इस शहर के जाने माने कारोबारी का बेटा है। उसके पापा का नाम ओम प्रकाश दासानी होता है और लड़के का नाम था पीयूष दासानी, जो कि बिस्किट के बड़े कारोबारी हैं। अरबपति फैमिली से वो ताल्लुक रखता है। और उसकी पत्नी, जिसका नाम होता है ज्योति, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास होती है, वो भी एक प्लास्टिक कारोबारी, जो कि जबलपुर का रहने वाले बड़े कारोबारी हैं, अरबपति हैं। उनकी बेटी थी। अभी 1 साल 4 महीने पहले ही शादी हुई थी। पुलिस समझ नहीं पा रही थी। पुलिस ने उस लड़के को सीधा कहा कि तुम अपने घर जाओ। घर इसका पांडु नगर में होता है। ये अपने घर पहुंचता है। इससे पहले कि लड़का पहुंचता, ये सूचना वायरलेस पर सर्कुलेट कर दी जाती है और धीरे धीरे पूरे कानपुर शहर से होते होते पूरे प्रदेश भर में ये खबर फैल जाती है, पूरे उत्तर प्रदेश में, कि कारोबारी की जो पत्नी है उसका अपहरण कर लिया गया है। बाइक सवार कुछ गुंडे आए थे, उसकी कार को भी लूट के ले गए हैं। पत्नी कार के अंदर बैठी हुई थी। पुलिस वाले समझ नहीं पा रहे थे। IG, DIG, SSP, DSP, जितने भी आला अधिकारी होते हैं वो सब के सब इस जगह पहुंच जाते हैं पांडु नगर में, इस करोड़पति कारोबारी के यहाँ पर, और फिर से एक बार पूछते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था। जो बात अभी उसने थाने में बताई थी पुलिस को, वही बात फिर से दोहराता है। पुलिस वाले खुद सोच में पड़ जाते हैं, हैरान थे क्योंकि मामला कहीं ज्यादा तूल ना पकड़ जाए। मीडिया को बात पता चलती है, सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत तेजी के साथ तैरने लगती है और उत्तर प्रदेश की सरकार थी, इन दोनों अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन पर भी दबाव बढ़ने लगता है। कानपुर के बड़े से बड़े कारोबारी इस घर में इकट्ठा होने लगते हैं और देखते ही देखते हजारों लोगों की भीड़ इस घर के इर्द गिर्द खड़ी हो जाती है। अब पुलिस वाले समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार करें तो क्या करें। कुछ ही घंटे भी बीते थे, रात का समय था, लगभग 1:30 बजे के आसपास सूचना मिलती है कि जो कार है वो कार मिल गई है। पुलिस वाले बस उस कार की सूचना पर दौड़ते हुए पहुंचते हैं और जाकर देखते हैं तो कार के अंदर उसकी पत्नी मौजूद थी, लेकिन वो अब जिंदा नहीं थी, बल्कि मर चुकी थी। उसने किस कलर के कपड़े पहने थे यही नहीं पता चल पा रहा था, क्योंकि हत्या करने वालों ने उसको चाकुओं से कुछ इस कदर गोदा था कि कपड़ों का रंग पूरी तरह से लाल हो चुका था। अलग अलग लगभग 4 चाकू रखे हुए थे उस गाड़ी के अंदर। किसने हत्या की है, क्यों की है, पुलिस अभी तक बस यही सोच रही थी। शायद
कारोबारी से रंगदारी वसूलने के लिए किसी बदमाश ने यह सब काम किया होगा, या हो सकता है कि पहचान की वजह से उसकी हत्या कर दी हुई। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। दिन निकलने को था, दिन निकलने के साथ ही पोस्टमार्टम के लिए इस लाश को सीधा पोस्टमार्टम हाउस भेजा जाता है। और जैसे ही घर वालों को इस बात का पता चलता है, पहले वो घटनास्थल की ओर दौड़ते हैं, उसके बाद सीधा पहुंच जाते हैं पोस्टमार्टम हाउस में। जब पोस्टमार्टम हाउस में आते हैं, सबके सब घर वाले रो रहे थे, बिलक रहे थे, परेशान हो रहे थे कि आखिरकार क्या माजरा है। तभी एक पुलिस अधिकारी पूछता है कि एक बार मैं फिर से जानना चाहता हूं कि आखिरकार हुआ क्या था। तभी वो जो पीयूष होता है वो कहता है कि सर, संडे का दिन था, पत्नी ने कहा कि आज खाना बाहर खाएंगे। मैं और मेरी पत्नी हम दोनों ही संडे को एंजॉय करने के लिए जो नज़दीकी एक रेस्टोरेंट था, नामी गिरामी रेस्टोरेंट, उस रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए गए थे। अच्छे खासे हम लोग खाना खा रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। खाना खाकर निकले थे, तुरंत ही कुछ ही दूरी पर कुछ बाइक सवार आते हैं और उसकी गाड़ी को लूटकर भाग जाते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं पता। जैसे ही उसे एक हेल्प मिलती है, हेल्प के माध्यम से पुलिस को सूचना देता है और उसे नहीं पता वो कौन हत्यारे हैं। पुलिस ने अब इस इलाके के अलग अलग लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। इस इलाके में क्या पूरे शहर या देहात में जितने भी बड़े बड़े बदमाश थे उनको सर्कुलेट करना शुरू कर दिया, उन तक पुलिस ने पहुंचना शुरू कर दिया। पुलिस के आला अधिकारी अपने अपने हिसाब से इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। आईजी 20 से ज्यादा टीम बनाते हैं। साथ ही जिस टावर के क्षेत्र में ये लोग गए हुए थे उन टावरों को खंगालना शुरू किया जाता है। देखा जाता है कितने नंबर इधर चल रहे थे। लगभग 80,000 नंबर थे। 80,000 नंबरों में उन कातिलों की तलाश करना पुलिस के लिए वाकई चुनौती बन जाता है। और ये दिन निकलते ही फिर पुलिस पर बेहिसाब तरीके से दबाव भी बढ़ने लगता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, इस मामले की बड़ी पुख्ता तरीके से रिपोर्टिंग कर रहा था। और जैसे जैसे रिपोर्टिंग हो रही थी वैसे वैसे पुलिस पर दबाव बढ़ रहा था, वैसे वैसे सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। पुलिस करे तो क्या करे। इसी बीच में एक ऑफिसर होता है। ऑफिसर अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाकर कहता है कि सर, मुझे कुछ कहना है। और जैसे ही वो ऑफिसर बात बता रहा है तो सीनियर ऑफिसर कहते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। ये बात अगर किसी को पता चलेगी तो पुलिस पर इतना पहले से दबाव है, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस की और भी आफत खड़ी हो जाए। क्योंकि शहर के बड़े बड़े कारोबारी, मीडिया कर्मी, तमाम पुलिस आला अधिकारी, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ऐसे वक्त में वो सब इंस्पेक्टर या फिर कोई पुलिस ऑफिसर ये कह रहा था कि मेरा जो शक है वो इस लड़के पर है। तो वो कहते हैं, कैसी बात कर रहे हो? जब तक हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं होंगे तब तक हम किसी पर हाथ नहीं डाल सकते। क्योंकि पुलिस ने अपने लेवल पर लगातार 2-3 दिन से जांच कर रही थी। 2-3 दिन के बाद भी पुलिस को कोई सफलता हासिल हो ही नहीं पाई। और जब पुलिस को सफलता नहीं हो पाई तो उसके बाद पुलिस ने कुछ घर वालों को ही सस्पेक्ट के आधार पर उनकी जब जांच पड़ताल करनी शुरू की है तो घर वालों में से सिर्फ यही था जो उसका पति है जो कहीं ना कहीं शक के दायरे में आ रहा था। दरअसल पुलिस ने जब जांच की तो पता चलता है कि जिस जगह पर यह घटना हुई है उस घटना से महज 500 मीटर की दूरी पर चौकी थी, जबकि वो गाड़ियों का इंतजार कर रहा था। ऐसा क्या था कि लोगों से मदद मांग रहा था जबकि वो दौड़कर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच सकता था। और जिस वक्त ये वारदात हुई थी तो उसकी जेब में मोबाइल रखा हुआ था। वो चाहता तो पुलिस को कंट्रोल रूम में फोन कर इंफॉर्मेशन दे सकता था कि उसकी पत्नी का अपहरण हो चुका है। वो चाहता तो ये लोगों से जिस तरह से उसके साथ घटना हुई थी वो उसकी वीडियो बना सकता था, कुछ भी बहुत सारी बातें हो सकती थी। इसलिए पुलिस ने को लगा कि हो ना हो इस घटना के पीछे कहीं ये तो नहीं है। लेकिन बड़े कारोबारी से जुड़ा मैटर था, बड़े लोगों से जुड़ा हुआ मैटर था, अरबपतियों से जुड़ा हुआ मैटर था। ऐसा ना हो पुलिस के लिए जरा सा भी कदम कहीं मुसीबत ना बन जाए। तभी पुलिस ने उस सब इंस्पेक्टर से पूछा कि आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो, क्या बात है? तभी वो कहता है कि जिस दिन ये हत्या हुई है उसी दिन घर में उसने एक अलग टी शर्ट पहनी हुई थी। वारदात पे जो टी शर्ट पहनी हुई थी वो घर आकर बदल देता है और पोस्टमार्टम हाउस जो पहुंचता है वो टी शर्ट और थी। पुलिस वालों ने जब इस मामले की जांच पड़ताल की है, रेस्टोरेंट में देखा तो रेस्टोरेंट के जो सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए वहां पर देखा तो पति और पत्नी वाकई सचमुच खाना खा रहे थे, लेकिन पति और पत्नी आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे। 3 दिन बीत जाते हैं। इसी बीच में पुलिस को एक डायरी मिल जाती है और डायरी से कुछ ऐसा मिलता है जिसको लगता है कि पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हो चुकी है। सब इंस्पेक्टर का बयान, सीसीटीवी और जो प्रत्यक्षदर्शी या प्रत्यक्ष जन्य साक्ष्य थे उनके आधार पर जो पुलिस को कुछ सफलता मिलती है। आखिरकार पुलिस उस पति को हिरासत में लेती है, गिरफ्तार करती है और तब उससे सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश करती है। जब सख्ती से पूछ रही थी तो वही उसका रटा रटाया जवाब था जो पुलिस को पहले से ही या पहले दिन से ही बता रहा था। लेकिन पुलिस ने इस बार सख्ती से पूछा और एक चेहरा जब सामने लेके आते हैं तो पुलिस उस जब चेहरे को उसके सामने रखती है तब वो इस चेहरे को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ कैसे? दरअसल वो कोई और नहीं थी, वो भी एक अरबपति की बेटी थी जिसका नाम मनीषा मखीजा होता है। मनीषा मखीजा उसके जो पुलिस पहुंचती है वो उसके फोन नंबर से पहुंचती है। और दरअसल फोन नंबर से पहुंचने की वजह यही थी कि कुछ ही दिनों में इन दोनों की
5500 से ज्यादा कॉल होती हैं और साथ ही 2200 मैसेज एक दूसरे को इन्होंने किए हुए थे। पत्नी से बातें कम कर रहा था और इस लड़की से ज्यादा बातें कर रहा था। इसलिए पुलिस को लगता है कि शायद मनीषा का इसमें रोल हो भी सकता है, नहीं भी। दोनों से जब अलग अलग पूछताछ करते हैं उसके बाद फिर पुलिस अपना जो एक चालाकी होती है, गेम होता है, वो कहती है कि इस लड़की ने हमें बहुत कुछ बता दिया है, अब हम तुमसे सुनना चाहते हैं। बस इतना कहना था और वो टूट जाता है। वो कहता है कि 1 साल 4 महीने पहले मेरी शादी जरूर हुई थी, लेकिन मैं शादी को लेकर तैयार नहीं था, खुश नहीं था। ठीक वैसे ही डायरी में लिखा हुआ था कि शादी जरूर हुई थी, लेकिन इन्होंने मुझे कभी अपनी पत्नी के रूप में देखा ही नहीं, माना ही नहीं। कभी इन्होंने मेरे साथ वो संबंध बनाए ही नहीं जो एक पति और पत्नी के बीच होते हैं। रात को जब भी 1 बजता था, घर वाले सो जाया करते थे, ये रात को अचानक से गायब हो जाया करते थे और 1 बजे से पहले ये अक्सर बाथरूम में बैठकर बहुत बहुत देर तक लंबी लंबी बातें किया करते थे। किससे करते थे, कौन थी वो लड़की, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन डायरी में जो लिखी हुई बातें थी वो पुलिस के कान खड़े कर देती है। तभी वो लड़की जब सामने आती है, उससे बातचीत करते हैं तो वो कहने लगता है कि मैं इससे प्यार करता था, मेरी जबरदस्ती शादी हुई थी और मैं शादी के खिलाफ था, इसलिए हमने प्लानिंग की। पुलिस वाले कहते हैं कि प्लानिंग तो ठीक है, लेकिन हत्या हुई कैसे, हम ये जानना चाहते हैं। तभी वो हत्या की जब बात आती है तो वो अपने एक नौकर, साथ ही अपने ड्राइवर, इनका सहारा लेता है। 2 और लोग होते हैं, उनका सहारा लेता है। खाना खाकर जैसे ये निकले थे, गाड़ी चला रहा था इसका ड्राइवर, इसका नाम अवधेश होता है, और साथ ही एक इसकी नौकर बैठी हुई थी जिसका नाम रेणु कनौजिया होता है, जो कि ठीक ड्राइवर वाली बगल की सीट पे बैठा हुआ था। पीछे वाली सीट पर ये खुद बैठा है, पत्नी बैठी हुई है। और जब गाड़ी यहां से CS आजाद विश्वविद्यालय की ओर चलती है, जो रास्ते में रावतपुर रोड पड़ता है बीच में उसके, तभी ये मौका पाते ही गाड़ी रोकी जाती है। रोकने के बाद चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिए जाते हैं। 1-2 नहीं, 17 वार करने के बाद इस लड़की को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और सबूत उस टी-शर्ट के अंदर था, जिससे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये टी-शर्ट के माध्यम से पता चल जाए। हालांकि पुलिस का ध्यान उस टी-शर्ट पर उस वक्त नहीं गया, लेकिन जब अधिकारियों ने देखा कि घर में कुछ और पहना हुआ था और पोस्टमार्टम हाउस में जब आता है तब कुछ और पहना हुआ था, वहीं से पुलिस का दिमाग ठनक जाता है और ये पुलिस खुलासा कर देती है। और खुलासा करने के बाद सीधे सीधा उसका पति ही प्राइम सस्पेक्ट था और पति ही मुख्य आरोपी पाया जाता है। पुलिस ने कुछ ही समय में इस मामले में चार्जशीट लगाती है। चार्जशीट लगाने के बाद जब जेल बचने की तैयारी थी तो बताया जाता है, पुलिस के ही सूत्र बताते हैं कि जो इंस्पेक्टर होते हैं, इनका नाम राजीव द्विवेदी और IPS ऑफिसर प्रभाकर चौधरी, जो इसके पूरे मामले की देखरेख कर रहे थे, इन पे बताया जाता है कि इस केस की दिशा को मोड़ने के लिए इन्हें अच्छा खासा ऑफर दिया गया था, लेकिन ईमानदारी होने की वजह से इन्होंने किसी भी ऑफर को ठुकरा दिया, साफ इनकार कर दिया। और कई साल बीत जाते हैं। कई साल बीतने के बाद यानी कि 20 अक्टूबर 2022 को पति सहित 6 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। साथ ही 2,18,000 रुपए का जुर्माना सुनाया जाता है। और तब कहीं जाकर ये करोड़पति या अरबपति जो बहू होती है उसको इंसाफ मिलता है। हालांकि अभी बहुत सारे रास्ते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, दुनिया भर की बातें हैं। अभी आगे भविष्य में क्या होगा, क्या इनको सजा मिलेगी और क्या ये जेल से बाहर रहेंगे या नहीं रहेंगे, अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन उस बहू के साथ जो हुआ वो वाकई गलत हुआ। और जो तरीका इस कारोबारी के बेटे ने अपनाया था वो भी तरीका बिल्कुल गलत था। यदि उसे मनीषा ही चाहिए थी तो मनीषा को चाहने के लिए वो अपने परिवार से बातचीत कर सकता था, लेकिन उसका तरीका बिल्कुल गलत था। अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारकर वो किसी दूसरी लड़की से जिंदगी बिताना चाहता था, तो शायद ये तरीका गलत था। अलग रहकर वो नई जिंदगी बिता सकता था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज पुष्पा बंसल हैं, शहजाद हैं, रहनुमा सिद्दीकी हैं, इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही आज जितेंद्र कुमार हैं, PCS अधिकारी, आज इनकी शादी की सालगिरह है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।